नमस्कार। पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं आज हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ए.एन. झा हॉस्टल, हजारों, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, ए.एन. झा हॉस्टल ने सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में आईएएस पैदा किए हैं। एक छात्रावास पूरे देश में जिसने सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा किए वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ए.एन. झा हॉस्टल है और मैं वहीं पर हूँ। ए.एन. झा अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, सर जी.एन. झा के बेटे थे और अक्सर से उनके अंग्रेजी के ज्ञान को लेकर फिराक गोरखपुरी से उनकी तुलना भी की जाती रही है। फिराक गोरखपुरी और ए.एन. झा एक ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी थे और अंग्रेजी विभाग में दोनों प्रोफेसर भी थे। उन्हीं के नाम पर ये हॉस्टल है और मैं छात्रावास और कॉम्पिटिटिव तैयारियां करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले कुछ छात्र आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं। मैं आज किसी भी ऐसे सब्जेक्ट पर इनसे बात करने वाला नहीं हूं जो धर्म जाति से जुड़ा हुआ है। मैं यूजीसी के नए नियमों पर भी इन छात्रों से बात करने वाला नहीं हूं। पहले मैं इसी बात को स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के असल मुद्दे, उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के मन में क्या चल रहा है। बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि मुझे बताया गया कि जिस यूनिवर्सिटी से या जिस शहर से 7-7 भारत रत्न मिले, किसी एक शहर के रहने वाले लोगों से एक शहर में जीवन उनका जुड़ा हो, किसी भारत का कोई दूसरा शहर नहीं है जिससे 7 भारत रत्न मिले हों। भारत का दूसरा कोई ऐसा शहर नहीं है जिससे 6 प्रधानमंत्री मिले हों। भारत का कोई दूसरा शहर या यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां से हजारों आईएएस, सैकड़ों कैबिनेट मिनिस्टर, दर्जनों मुख्यमंत्री और न जाने लाखों सरकारी सेवक पैदा किए हैं। मुझे ये बताया गया कि अभी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स की वैकेंसी आई। उन होमगार्ड्स की वैकेंसी की तैयारी, उसका फॉर्म उन छात्रों ने भी भरा है जो आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसी छोटी से उदाहरण से आप प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के भीतर बेरोजगारी का आलम क्या है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक, कुछ मिनटों तक मेरे इस कार्यक्रम में अगर देश के छात्रों के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना है तो ये सारे छात्रों की पीड़ा को और इन सारे छात्रों के दर्द को आप सुनने का काम कीजिए। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। छात्र अपने तरीके से आज की परिस्थितियों के बारे में बात रखेंगे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? अखंड प्रताप सिंह। मैंने जो बोला उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह बेरोजगारी का आलम इतना है कि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी समस्या है बाहर आके रहना, यहाँ की परिस्थितियों में ढलना, अपने संसाधनों को सीमित करके ज़्यादा अचीव करना। यहाँ सरकारें हैं, एक एक वैकेंसी ले रही हैं, 3-3, 4-4 साल लग जा रहा है, लेकिन सब कुछ बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, परीक्षा का दायरा बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। उनका सामाजिक शोषण हो रहा है, मकान मालिक शोषण कर रहे हैं, डेलीगेसी में रहने वाले बच्चे जो हैं तमाम प्रकार की यातनाएं झेल रहे हैं। सब जगह है, सबके पास एक अपनी समस्या है। जो कलम किताब सब कुछ यहाँ किलो के हिसाब से मिलती थी उसके दाम पर्टिकुलर अब 30 रुपये, 4 रुपये, 40 रुपये एक कापी हो गए हैं। जो यहाँ रद्दी के कापी मिलते थे, रफ़ के मिलते थे, वो उसके दाम बढ़ गए हैं। और सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है। यहाँ कोई कानून नहीं, बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। बस ये है कि बस अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, चुनाव के मुद्दे आ जा रहे हैं तो लोग अपनी बातें रख दे रहे हैं, लोक लुभावन वादे कर दे रहे हैं। चुनाव बस उसी पे सीमित हो गया है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है और तमाम प्रकार की चीज़ें। 24 में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, मेंस हो गया, 26 चल रहा है, अब इंटरव्यू हो रहा है। 2 साल का पीरियड आप सोच रहे हैं विद्यार्थी जीवन के लिए कितना भारी होगा। 2 साल के पीरियड में उनकी कितनी क्षति हुई है, मानसिक क्षति हुई है, आर्थिक क्षति हुई है, सब कुछ क्षति हुई है। फिर भी लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कि हम अपने परिवार का, अपने समाज का विकास के लिए
हमको अगर आज यहाँ से टूट के चले जाएंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रह बचेंगे। पूरी चीज़ें अपनी खपा देने के बाद भी क्या हाथ लग रहा है, निराशा। क्योंकि वैकेंसियाँ हैं जो 7 साल 5 साल 6 साल तक लटकी रह जा रही हैं, पारदर्शिता के नाम पे कुछ नहीं है। चुनाव आया है, अब वैकेंसीज आएंगी, ये मेरा दावा है। हाँ, आ रही हैं अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन पारदर्शिता के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप प्री का चाहे मेंस का रिजल्ट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो उसको भाई बताइए बच्चा किस में कमज़ोर है, उसको पारदर्शी करिए। अगला बच्चा तभी तो तैयार करेगा कि हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, किस में फेल हुए हैं। कुछ क्या आखिरी पिछला इम्तहान आपने कब दिया था? पिछले वाले में ही 24 वाले में 25 वाले में विशेष वाला, उसमें नहीं हुआ, प्री नहीं हो पाया। अब ये हम अपनी समीक्षा कैसे कर पाएंगे? उसके बाद आपने कोई इम्तहान दिया? नहीं, उसके बाद कोई नहीं। कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं या आपने दिया नहीं? हुआ ही नहीं, उसके बाद किसी तरह का कोई एग्ज़ाम? कोई एग्ज़ाम नहीं। अब दरोगा लगी है, मार्च में है दरोगा की। अब देखिए दरोगा भी होती है कि टल जाती है, अभी संभावना। अच्छा, मैंने ये कहा जो बात कि आईएएस का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाँ। जो पीसीएस का दे रहे हैं, उन्होंने भी होमगार्ड का फॉर्म भरा है। अब इसकी सच्चाई हम नहीं बता सकते हैं। हम डाले भी होंगे बच्चे भाई, जिसकी मजबूरी होगी वो डालेगा ही। जिसको दिखेगा कि हमारा समय बीत रहा है, कहीं से हमको कुछ मिलना चाहिए, तो भाई उसको चाहिए ना, वो अपने हिसाब से डालेगा। वो सोच रहा है कि पहले बेरोजगारी का जो तमगा है वो कंधे से उतरे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शर्मा है और यहाँ पे रह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। मैंने तो बोल दिया जितना बोलना था। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी या प्रतियोगी छात्रों की जो समस्याएं हैं और जो बातें कही जाती हैं वैकेंसी को लेकर, नौकरी को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं और आप लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है। असल में प्रतियोगी छात्रों के बीच माहौल क्या है? सर देखिए, हम 2008 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए थे, काफ़ी दिन हो गया था। तो मैं अपने 8 में 18 साल हो गए। हाँ सर, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कई चीज़ें जो है धीरे धीरे आप तैयारी कर ही रहे? जी सर, कई चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही। एक बहुत सारे लोग कहते हैं इतने सालों से 18 साल आए, मान लीजिए 7-8 साल आपकी पढ़ाई शैक्षणिक निकाल दिए जाएं, तो 10 साल से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको दूसरे विकल्प की तरफ नहीं जाना चाहिए? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आप करें चाहे जब तक। वैसे 40 साल तक यहाँ यूपीपीसीएस की। सही बात है सर। दूसरे विकल्प के लिए भी जब मैंने अपना जीवन जो है पढ़ाई में दिया हूँ, तो दूसरे विकल्प में मन नहीं लगता है। तो मैं जिस चीज़ के लिए बेस्ट हूँ तो वहीं दूंगा जीवन में। अभी मेरा इंटरव्यू लगा हुआ है आयोग में पीसीएस का। जी सर। तो पहले मेरी शुभकामनाएं। आप छोटे भाई भी हैं आले नाल के। अच्छा, आप गेस्टेड अफसर जल्दी हो जाएं पीसीएस, और रिजल्ट आए तो मुझे सूचित कीजिएगा। जी सर। तो चीज़ें जो है सर यहाँ की धीरे धीरे सुधरी है, पारदर्शिता भी आया है। ऐसा नहीं है, जो सोशल मीडिया डिजिटल संरचना आने की वजह से पारदर्शिता भी आया है। और कई चीज़ जो है कि बहुत अच्छा, मतलब वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा भी किया है। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये लोकतंत्र सर कहीं न कहीं ये भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ रही है। लोगों में जो संवेदना होती है वो मर जा रही है लोगों के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका छोटा सा समस्या है, किसी को बीमार ही पड़ गया है, किसी हॉस्पिटल में ही गया, कोई सरकारी हॉस्पिटल में ही गया, तो लोग इस तरीके से देखते हैं ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। आदमी चेहरा देख के लोग यहाँ पे बिहेवियर करते हैं। तो लोग हमारे कहने का मतलब ये है कि लोग अपने कर्तव्य को तो नहीं जानते हैं, लेकिन अपने अधिकार को जानते हैं, जिससे ये सब समस्याएं हो रही हैं। और जो असल में मुद्दा है छात्रों के जीवन में, उस चीज़ के लिए जो है कि कोई नहीं लड़ रहा है। बस जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इसके लिए लड़ रहा है। असल मुद्दा ये है कि संसाधन बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमको आपको जो है कि रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए और अन्य भी है काम करना चाहिए, न कि कानून बना देना और छात्रों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना। जो कि मैं जब 2008 में आया था तो ऐसा कुछ नहीं माहौल था सर। बहुत ही पोलाइटली यहाँ के लोग रहते थे। छात्रावास में भी बहुत अच्छा था। बीच में कुछ दौर आया छात्रावास में मार झगड़े ये सब होते हैं। वो तो जब बच्चा 16-17 साल का रहता है और यूनिवर्सिटी में आता है तो वो उसका दिमाग दूसरे टाइप का रहता है ना, तो चंचल रहता है, तो मार झगड़ा होता रहता है। और वो सभी वर्ग के बच्चे करते हैं, सभी वर्ग के बच्चे करते हैं सर, वो सभी वर्ग के बच्चे करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो हनुमान जी का रूप होते हैं, बंदर की तरह होते हैं, वो उछलते हैं, कूदते हैं। उनमें जो है प्रेम आना चाहिए, ना कि उनमें वैमनस्यता आना चाहिए। किसी कारणवश उनके अंदर वैमनस्यता आ गया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम महेंद्र यादव है।
और आप क्या करते हैं? मैं टीचर की तैयारी करने के लिए आया था, इसकी टीचर की। हाँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कब। टीचर का कैलेंडर ही नहीं है कि प्राइमरी की वैकेंसी कब आएगी। हम लोग पिछली बार 18 की आई थी ना? 18 की आई है, हम लोग 19 में पास हो गए हैं। 5 बार सीटेट पास हूँ, 2 बार टेट पास हूँ। मुझे यही हमारे योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे और 2026 चल रही है, इतने में प्राइमरी की एक ही बार भर्ती आई? तब से आई ही नहीं, जब से हम लोग टेट पास बीटीसी किए 2017 से। नहीं आई। 2017 अब आएगी, चुनाव आ रहा है ना। 2017 में हम लोग परीक्षा पास बीटीसी किए। मैं 5 बार सीटेट पास हूँ, 2 बार टेट पास हूँ। अब मुझे पता ही नहीं कि मैं कब मास्टर बनूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हम यहाँ कब तक रहेंगे यही हमको नहीं पता है। मेरा सबसे बड़ा सरकार से आग्रह है कि कम से कम एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि हर साल आप 50,000 वैकेंसी मत दीजिए, लेकिन हर साल आप 5,000 वैकेंसी दीजिए। हमें पता रहे, हम मोटिवेटेड रहें ना कि हम किस आधार पर पढ़ें। हमें पता ही नहीं कि हमारा परीक्षा कब आएगा, हमारा वैकेंसी कब आएगी। अभी जब उनका मन होगा कल वैकेंसी निकालेंगे, 1 महीने में कर देंगे, तो हम पढ़ेंगे। बच्चे मोटिवेटेड कैसे रहें, क्या करें, हम किस आधार पर पढ़ाई करें, हम क्यों यहाँ आए हैं? आपको ये नहीं लगता कि आज की राजनीति का, आज के विमर्श का, आज के मीडिया का, आज के मेन स्ट्रीम किसी भी चीज़ का, छात्रों के मुद्दे बिल्कुल गायब है? अगर चर्चा होती भी है छात्रों की, मैं भी जा रहा हूँ, माइक उठाया पहुँचा और यूजीसी रेगुलेशन पर आप समर्थन में है कि विरोध में है, आप छात्रों से वही बात करते हैं। असल चीज़ ये है कि एक किसान का बेटा जो गांव से निकलता है, जिसकी पृष्ठभूमि है, लोग कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भाई, आपने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई है कि गरीब आदमी, किसान का बेटा हिंदी मीडियम पढ़ाई कर कर के ही वो आता है और उसके ज़रिए से प्राइवेट नौकरियों में, जहां आप कॉन्वेंट एजुकेटेड फर्राटेदार अंग्रेजी जानना चाहते हैं और उस तरह उन चीज़ों में उसका कंप्यूटर का और तमाम चीज़ों का अभाव होने की वजह से वो उनमें पारंगत नहीं हो पाता। वो परंपरागत तरीके से किताबों को पढ़ के ज्ञान अर्जित करता और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करके एक अदद नौकरी सुरक्षित करता। तो मैं कह रहा हूँ छात्रों के मुद्दों पर बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम में कहीं कोई चर्चा नहीं। सर, ये हम लोग पढ़े हैं अंग्रेज़ों के समय से कि फूट डालो राज करो, यही नीति चल रही है कि सबको एक दूसरे को लड़ा करके मुद्दों से, मेन मुद्दा जो उससे भटका दीजिए। हम लोग जैसे वो क्या नाम, पेट का एग्ज़ाम दिए, पेट का फॉर्म भरा गया, अभी तक नहीं पता है कि लेखपाल के लिए कितना कटाव जाएगी। पहले से क्लियरिटी करते लोग पेट की लेखपाल के लिए पढ़ाई करते, अभी कम से कम 80% लोग ऐसे हैं, मैं मान रहा हूँ 90% लेखपाल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं कटाव कितनी जाएगी। अब 15 दिन एग्जाम से पहले कटाव जारी करेंगे, आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें अंधकार में रख करके गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है। आप ये मानते हैं, जैसे मैं भी इसी विश्वविद्यालय में रहा हूँ, हमारे समय तक और हमारे समय के पहले भी एक क्राइटेरिया ये था, मतलब एक क्राइटेरिया नहीं कहूँ, एक वर्ग छात्रों का ऐसा था जो बेरोजगार तो लौट गए, लेकिन उन्होंने लेखपाल का, कानूनगो का, पुलिस के सिपाही का, इवन सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म नहीं डाला। उन्होंने कहा ये नौकरी हम नहीं करेंगे, हम बेरोजगार वापस चले जाएंगे, और चले गए। बहुत मैं भी ऐसे छात्रों को जानता हूँ जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म नहीं डाला, कानूनगो का नहीं डाला, मतलब इस तरह की ग्रुप सी की जो सर्विसेज कह दें, आप क्लास 3 की कह दें। मैं इलाहाबाद जब आया प्रयागराज, तो चाय की दुकानों पर कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तभी मैंने सोचा कि प्रतियोगी छात्रों से बात करूँगा। उन्होंने कहा सर, उस समय का कैलेंडर था, 500 आए चाहे 600 आए, सबको मालूम था कि एसआई की परीक्षा हर साल होगी, लेखपाल की परीक्षा होगी, कानूनगो की होगी, पीसीएस की होगी, आईएएस की होगी, आईईएस की होगी। तो सारे लोग जो जिस कैटेगरी का छात्र था वो भरता था, जिसको नहीं भरना था वो नहीं भरता था। अब 8 साल से शिक्षक की भर्ती नहीं आई, पीसीएस परीक्षा टल जाती है, एआरओ पीआरओ का पर्चा लीक हो जाता है। तो अब होमगार्ड की परीक्षा आई है वैकेंसी, और वही लड़के जो आईएएस का फॉर्म डाले हैं वो होमगार्ड का भी फॉर्म डालें। हमसे भी कई लोग कहें कि आप भी होमगार्ड का भर दीजिए, कम से कम एक सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये बताइए सर, हम जिस हिसाब से पढ़े हैं, 6-7 साल डिग्री लिए हैं, 5 बार सीटेट पास हैं, टेट पास हैं, तो क्या हम होमगार्ड बनने के लिए हमारी बॉडी उस तरह के काम करेगी? हमारी बॉडी लैंग्वेज ही उसी तरह की बन गई है कि हम एक अध्यापक बने, हमारा रहन सहन, चाल स्वभाव, सोच विचार सब हो गया है। तो क्या हम अगर होमगार्ड बन भी जाते हैं तो क्या हम ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे? ये सोचने वाली बात है
क्या हमारा मन वहाँ होमगार्ड में लगेगा? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने सही कहा ना, लोग भरे हैं ऐसे लोग। भरे हैं, बहुत ज़्यादा भरे हैं। मेरे कई सारे दोस्त भी फ़ोन किए कि आप भर दीजिए, आपको वहाँ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि एक गवर्नमेंट जॉब है, दूसरे वाले में भरेंगे। लेकिन ये बताइए कि ये उसकी वजह यही है ना कि वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, जो आ रही है बच्चे सोच रहे हैं यही भर के कम से कम सिक्योरिटी एक हो जाए, जॉब सिक्योरिटी हो जाए, कुछ न कुछ मिले। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार को कैलेंडर जारी करना चाहिए, बच्चों के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए। हमारी जो एनर्जी है, मेन एनर्जी जो 18 से लेकर 30 या 35 तक होती है, हमें इस किताबों में उलझा के रखेंगे तो वो हमें एनर्जी कहाँ देंगे देश के बढ़ने के लिए आगे? हमारी एनर्जी तो किताबों में उलझ जा रही है। हम अगर 5 बार सीटेट पास हैं तो हम तो टीचर के लिए एलिजिबल हैं ना, तो उसमें हमारी गलती है कि सरकार की गलती है? हमें क्यों बीटीसी करवाया गया हमसे अगर उनको नहीं वैकेंसी देनी थी तो हमें बीएड बीटीसी बंद कर देना चाहिए। वो मोटी रकम वसूल रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया बीटीसी करा के वसूल ले रहे हैं, फिर हम लोग को रोड पे टहलने के लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर उनको नहीं देना है वैकेंसी तो वो बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? अभी भी चल रही है बीटीसी, धड़ल्ले से चल रहा है।